ऑलिग यूरिया और एन यूरिया के जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑलिग यूरिया जिसको कहते हैं कि कम पेशाब आ रहा हो, जिसे हाइपोयूरेसिस भी कहते हैं, इसके अंदर किडनी यूरिन जो प्रोड्यूस करती है उसकी क्वांटिटी लो हो जाती है। इसे लो आउटपुट यूरिन भी कहते हैं। ये क्लिनिकली तब डिफ़ाइन करते हैं जब 80 ml पर डे से यूरिन ज़्यादा हो लेकिन 400 ml पर डे से वो कम हो। अगर बच्चों के अंदर देखा जाए, जो शिशु हैं, गोदी के अंदर बच्चे हैं, उनके अंदर 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से अगर पेशाब आ रहा है तो वो लो आउटपुट है। और अगर बच्चों के अंदर हम देखा जाए तो अगर ½ ml पर केजी वेट के हिसाब से पर आवर के हिसाब से अगर आउटपुट आ रहा है तो वो भी ऑलिग यूरिया के अंदर आता है। ऑलिग यूरिया कई कारणों से हो सकता है। इसके अंदर किडनी के अंदर जो उसका फंक्शन है वो कम हो सकता है। किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम हो सकता है। और इसके अलावा कई बार पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है, उसके अंदर भी कई बार रीनल के जो या किडनी के जो फंक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके कारण भी कई बार ये होता है। बुज़ुर्ग लोगों के अंदर भी या जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी कई बार ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको हम लोग, इसके क्या कारण हैं? सबसे बड़ा कारण तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन है कि अगर कोई पानी ही कम पी रहा है या गर्मी का मौसम है, लू का मौसम है, उसके अंदर पानी कम पी रहा है तो उसको पेशाब भी कम ही आएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक अगर हो जाता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर अगर 20% से ज़्यादा बॉडी का फ्लूइड कम हो जाए तो इसको हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। इसके अलावा अगर हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम अगर हो जाए, उसके कारण ये ज़्यादातर डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर होता है, तो भी इसका ये एक कारण हो सकता है ऑलिग यूरिया का। इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर अगर कीटोसिडोसिस हो जाए, उसके अंदर ब्लड शुगर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो एसिडिक बैलेंस है जिसके अंदर कीटोन्स हैं वो अगर बिल्ट हो जाएं तो ये उसके अंदर ये स्थिति आ जाती है। प्री एक्लेम्पशिया के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके कारण किडनी के और जो फंक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और कई डैमेज हो जाते हैं। कई बार यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो जाता है कि अगर किडनी के अंदर स्टोन है, उसके कारण रुकावट आ रही है, तो भी ये कारण कई बार बन जाता है। यूरिनरी रिटेंशन अगर हो जाए, जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अगर पेशाब इकट्ठा हो रहा है लेकिन स्टोन या और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो भी इसका ये एक कारण हो सकता है। कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई के कारण भी ऑलिग यूरिया हो सकता है। किडनी फेलियर के अंदर भी ये हो सकता है, और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन के कारण भी ये हो सकता है। एनयूरिया किसे कहेंगे हम लोग? एनयूरिया के अंदर अगर पेशाब आना बिल्कुल ही बंद जैसा हो जाए या इस तरह से हो जाए कि बहुत ज़्यादा कम हो, ऑलिग यूरिया से भी वो कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर 100 ml से भी यूरिन की प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से आ रही है तो उसको एन यूरिया कहते हैं। या ये समझ लीजिए कि उसको यूरिया मतलब पेशाब आ ही नहीं रहा। ये ज़्यादातर तब होता है कि अगर किडनी पूरी फेलियर हो जाए, उसके अलावा कई बार प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाए, उसके कारण अगर ब्लैडर के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो तो भी ये कई बार कारण हो सकता है। इसके अलावा कई बार जो ब्लड सप्लाई है किडनी की वो अगर कमज़ोर हो जाए तो ऑलिग यूरिया के साथ में कई बार एन यूरिया भी हो जाता है। रीनल डिजीज़ के अंदर भी ये कई बार एंड स्टेज के अंदर होता है। पेशाब बंद हो जाए, कम आ जाए, ये सब उपसर्ग कई बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कई बार पेट के अंदर, ब्लैडर के अंदर पेशाब इकट्ठा है तो भी वो पेशाब नहीं कर पाता। और कई बार हैजे के अंदर जब स्टेट ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाती है उसके बावजूद भी उसको अगर पेशाब नहीं आता है तो फिर हम लोग कई बार उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी देते हैं। ये जो सारे उपसर्ग हैं, इसके अंदर जो दवाइयाँ कई बार बंद कर कर सिर्फ पेशाब को बढ़ाने के लिए फिर हम लोग औषधियाँ देना शुरू करते हैं। कई बार इससे
विपरीत परिणाम भी आ जाता है, क्योंकि अगर हमने उसका मूल कारण का निदान नहीं किया हो तो। इसलिए इसके जो दूसरे सिम्टम्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए सिम्टोमेटिकली हम लोगों को मेडिसिन से इस्तेमाल करनी चाहिए। कई बार शरीर की गर्मी के कारण नाड़ी स्वाभाविक होती है, मल का रंग बदलना शुरू होता है, मल के अंदर पित्त दिखाई देता है पर पेशाब दिखाई नहीं देता। उस समय रोगी को दवा देने की जल्दी ना करें और उसको जो मेन कारण है उसकी ही दवाइयाँ देनी शुरुआत करें। इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर हम लोग कैंथ्रिक्स दे सकते हैं, इसको मदर टिंचर के अंदर या 3x 6x पोटेंसी में भी दे सकते हैं। इसकी 10 बूंदें हम लोग हाफ ऑन्स पानी के अंदर मिलाकर उसको आधे आधे घंटे से भी दे सकते हैं। इसके अलावा पल्सटीला मदर टिंचर भी दे सकते हैं। इसकी 10 बूंदें 1 औंस पानी के अंदर मिला लें और उसको ऐसे दिन में 3-4 बार देते रहें। ये जो उपाय बता रहे हैं, अगर इनसे भी लाभ नहीं हो रहा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब इकट्ठा है, तल पेट फूल गया है उसके कारण, या फिर कई बार पैरालिसिस के कारण भी पेशाब नहीं आ रहा है, इतने पर भी अगर पेशाब ना हो तो कैंथ्रिस जैसे मैंने अभी पहले बताया, टेरिबिन दे सकते हैं, ओपियम है, बेलाडोना है, एपिस है, नक्स वोमिका है, कैनाबिस इंडिका है, थूजा और एपोसाइनम दे सकते हैं। मूत्रस्थली की में अगर पेशाब ना जमने पर तो काली बाइक्रोम है, आर्सेनिक इसमें दी जाती है, स्ट्रेमोनियम है, व्रेटम एल्ब है, लाइकोपोडियम और मर्ककोर दी जाती है। कैंथ्रिस जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इसको 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। इसके अंदर जब पेशाब इकट्ठा है, लगातार जो वेग है और पेशाब करने की इच्छा होती है पर पेशाब होता नहीं है, बेचैनी है, पेट के अंदर दर्द है, भूल के अंदर वो बक भी सकता है, बेहोशी हो सकती है, प्यास हो सकती है, इसके अंदर हाथ पैर ठंडे हैं, उसके भीतर उसको बर्निंग जलन की सेंसेशन होती है, नाड़ी क्षीण रहती है। जो यूरेमिया है उसके लक्षण भी कई बार इसके अंदर आ जाते हैं, उसकी वजह से अकड़न भी हो सकती है, स्पाज्म खींचन हो सकते हैं, खाने पीने की अनिच्छा हो जाती है, इसके अंदर अधखुली आँखें हैं, विकार के भाव आ जाते हैं, रह रह कर वो उठ बैठता है, काटने को दौड़ता है, मारने की दौड़ता है, एंक्शियस रेस्टलेसनेस है इसके अंदर, पेल है, रिज्ड अपीयरेंस इसके अंदर हो जाती है, बर्निंग इन एब्डोमन है, एब्डोमन वेरी सेंसिटिव टू टच है, फ्रीक्वेंट इसके अंदर इन इफेक्चुअल डिज़ायर टू यूरिनेट है, पेनफुल रिटेंशन है, सप्रेशन ऑफ यूरिन हो जाता है, यूरेमिक कोमा हो सकता है, डेलीरियम इसके अंदर आ जाता है, कन्वल्जन्स हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, फीबल पल्स हो सकती है, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, बर्निंग पेन वाइल द सरफेस ऑफ द बॉडी फील्स कोल्ड। बेलाडोना के अंदर पेशाब इकट्ठा हो जाता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, पेशियों की वजह से उसको पेशाब नहीं हो रहा है। इसके साथ में वो फिर डेलीरियम के अंदर भूल के अंदर बकता भी है, आँखें उसकी लाल हो जाती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो सकती है। ओपियम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो भरा हुआ रहता है, परंतु रोगी को किसी तरह की इच्छा नहीं होती, वेग नहीं आता है। इन सब लक्षणों के अंदर पहले नक्सवोमी का प्रयोग करते हैं, अगर लाभ ना हो, फ़ायदा ना हो तो ओपियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्सवोमी का इसमें 30, इसमें बार बार पेशाब का वेग रहता है पर पेशाब उसको नहीं होता है, पर बहुत थोड़े परिणाम के अंदर अगर आएगा, बूंद बूंद कर आता है, रोगी कहता है कि उसके तल पेट में नीचे की साइड में दर्द हो रहा है। कैनाबिस इंडिका 30 के अंदर जब इसके अंदर सिफिलिस का हिस्ट्री हो, रोगग्रस्त अगर रोगी का मूत्र नली है या मलद्वार है, उसके अंदर भयानक दर्द होता है, तो कई बार थूजा भी इसके अंदर समदृश्य हो जाती है। टेरिबिंथ इसके अंदर 3x के अंदर देते हैं जब मूत्र नली के अंदर मूत्र नहीं है और वो सदैव खूब वेग के साथ में उसको लगता है कि आएगा, पेशाब बंद होने के साथ साथ पेट भी उसका फूला हुआ रहता है और क्रमशः बढ़ता जाता है, नाड़ी इसमें क्षीण है, सांस लेने में तकलीफ़ है, अनिच्छा भाव रहता है, जीभ गहरे लाल रंग की है, चमकीली हो जाती है, टंग वेरी रेड, सोर, ग्लोसी, एक्सेसिव टिम्फिनेस है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है,
वायलेंट स्ट्रेंगोरी इसके अंदर रहती है, पेशाब आने में दिक्कत होती है। द अपीयरेंस ऑफ द टंग एंड द मेट्रियोरेस्टिक डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमन एंड द यूरिनरी सिम्टम इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टेरिबिंथ कार्य करती है। कालीबाइक्रोम इसके अंदर जब पेशाब रुकने के साथ साथ कमर में दर्द होता है, मूत्रनली में जलन होती है, कष्टकार पेशाब का वेग आता है, नाड़ी जो है वो पुष्ट नहीं होती, कमज़ोर होती है, पेशाब बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर होता, तो मर्क और भी इसके अंदर समदृश्य हो जाती है। एपिस 30 जब पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में बहुत इकट्ठा हो जाए पर पेशाब नहीं निकलता या फिर बूंद बूंद 1-2 बूंद करके निकलता है और वह बार बार पेशाब जाने की चेष्टा करता है। इसके साथ में रोगी को प्यास नहीं लगती है या लेश मात्र ही लगती है, पसीना भी इसके अंदर कम है, ऑल अलोंग थ्रस्टलेसनेस इसके अंदर होती है। ऐसी अवस्था के अंदर एपिस कार्य करेगी। इसमें भी कभी कभी मूत्रनली के अंदर जलन है, डंक मारने जैसा दर्द होता है, पेशाब का जो वेग है वो जल्दी जल्दी कई बार होना शुरू हो सकता है, लेकिन बूंद बूंद ही ज़्यादातर रहता है। ये जो सब मेडिसिन्स हैं ये ओलिगोयूरिया एंड यूरिया के अंदर कार्य करती हैं। फिर भी आप सिम्टोमेटिकली किसी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही ये सब मेडिसिन्स लें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूरेमिया ये एक ख़तरनाक स्थिति है। ये जब किडनी के अंदर जो उसका फंक्शंस नॉर्मल होते हैं तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, पर अगर वो टॉक्सिन्स को रिमूव ना कर सके और वो ब्लड के अंदर जमा हो जाता है तो रक्त के अंदर, अगर इसे नॉर्मली भाषा में कहें तो रक्त के अंदर जो मूत्र है वो जब स्थिति आ जाती है तो यूरेमिया कहलाता है। इसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं ये पूरे शरीर के अंदर फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। यूरेमिया अक्सर क्रॉनिक किडनी रोग के कारण होता है और कई बार एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ के अंदर भी ये पैदा होता है। अगर ये एक्यूट किडनी इंजरी है या एक्यूट किडनी फेलियर के कारण होता है तो संभाविक रूप से ये कई बार इसका निदान किया जा सकता है। यूरेमिया जब गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण बन सकता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबॉलिज्म है, वो सब गड़बड़ा जाते हैं और इसके कारण या डायलिसिस भी इसके अंदर कई बार करना पड़ जाता है। यूरेमिया के अंदर क्या क्या रिस्क हैं, ये ज़्यादातर इसके साथ में बहुत ज़्यादा ख़तरा तब पैदा हो जाता है कि अगर ये बीमारी के अंदर यूरेमिया की जो प्रॉब्लम है, जो यूरिक एसिड है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो कई बार ये मधुमेह रोगियों के अंदर, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर गुर्दे के जो फिल्टर हैं उनके अंदर नुकसान हुआ हो, पॉलीसिस्टिक किडनी रोग के जो हैं जिसके अंदर गुर्दे के आसपास सिस्ट बन गई हो या थैली के अंदर द्रव भर गया हो तो उसे सिस्ट कहते हैं, उन सब कारणों से भी कई बार ये होता है। यूरेमिया का क्या कारण है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो गुर्दे के अंदर जो एसिड है, हार्मोन्स हैं, जो विटामिन डी है, जो एरिथ्रोपोइटिन जो उसके अंदर से निकलता है, उसका स्तर को ये सामान्य बनाने के अंदर जो मदद करता है, उसके अंदर अगर ये गड़बड़ हो जाए, किडनी अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, उसके कारण अगर अधिकांश लोग जो है उसके जो कार्य क्षमता है वो 15% से भी कम हो जाती है या 10% से और कम हो जाए तो फिर यूरेमिया की कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर जो क्रिटेनिन है, जो प्रोटीन के पचने के बाद में प्रोड्यूस होती है, वो अगर फ़िल्टर होकर बाहर नहीं निकल पाती तो वो बढ़ जाती है। इसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो बढ़ जाते हैं। एस्टिमेटेड जो है वो किडनी फंक्शन है वो भी फेलियर हो जाता है। यूरेमिया के जो पूरे मोटे मोटे लक्षण हैं उसको अगर हम लोग कहें कि इसके अंदर पहले उसको थकान लगती है, छाती के अंदर ओडिमा हो सकता है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, भूख की कमी हो जाती है, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है, उल्टी, नोज़िया, वॉमिटिंग होता है, स्किन के अंदर खुजली होती है और उसका कई बार वज़न भी घट जाता है। इसकी जो जटिलताएं हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। उसके कई कारण हैं, उनके हिसाब से हम लोग अगर सिमलिया के हिसाब से मेडिसिन्स लें तो वो कार्य करती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यूरेमिया के अंदर
पेशाब के अंदर जब टॉक्सिन्स घुल जाते हैं तो उसे ही यूरेमिया कहते हैं। इसके अलावा कै दस्त के साथ में पेशाब से अगर वो या मुक्तशार से अगर वो नहीं निकल पाता, लेकिन कै दस्त बंद होने के कारण यूरिया निकलने का जो फंक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और वो जो ये सारा ब्लड के अंदर अगर चले जाए, उसको जब खून के अंदर मिल जाता है ये सारे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, तो फिर ये यूरेमिया होता है। इसमें रोगी बार बार तंद्र निंदा के अंदर जा सकता है, विकारग्रस्त हो सकता है, कभी कभी उसे स्पाज्म आते हैं, खींचन होती है, और कई बार उसको नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकता है। इस अवस्था के अंदर हम लोग बेलाडोना, ओपियम, हायोस्काइमस, कैंथ्रिस, स्ट्रेमोनियम आदि दवाइयों का प्रयोग करते हैं। यूरेमिया के अंदर अगर रोगी बेहोश हो जाता है तो आर्सेनिक और ओपियम कार्य करती है। स्पाज्म अगर होता है तो कुप्रोमेट अच्छा कार्य करेगी। सांस लेने में अगर उसको कष्ट हो रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निकोटीन, आर्सेनिक आदि कार्य करती हैं। यदि पेशाब हो जाने के बाद में उसके मानसिक जो लक्षण है वो ना चला जाए तो बेलाडोना कार्य करेगी। यदि पेशाब हो जाने के बाद में मस्तिष्क के लक्षण बढ़ जाते हैं तो बेलाडोना कार्य करेगी। उसके अलावा हायोस्काइमस भी कार्य करती है। हायोस्काइमस, स्ट्रेमोनियम, ओपियम, कैंथ्रिस, स्क्यूटा, एगेरिकस, आर्सेनिक ब्रोम, ये सब कार्य उसके मस्तिष्क के जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो उस समय ये सारी यूज़ होती हैं। बेलाडोना को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब टेम्पोरल के अंदर या कैरोटिड जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर थ्रोबिंग पेन होता है, पल्स की तरह वो बार बार धड़कता है, नींद का भाव आता है, फिर भी उसे नींद नहीं आती, तेज़ प्रलाप करता है, बुखार होता है, काटने को दौड़ता है, चिल्लाता है, गोंगियाता है, दौड़कर भागने की उसमें इच्छा होती है। इसके साथ में उसके नर्वस सिस्टम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन है, चंचलता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, उसको भय लगता है, स्वप्न आते हैं, डेलीरियम के अंदर चले जाता है। मस्तिष्क के अंदर जो खून है उसकी अधिक वजह के कारण उसकी जो आँखें हैं, उसका मुंह है वो लाल हो जाता है, उसको बुखार कई बार बढ़ जाता है और पसीना भी आता है। हायोस्काइमस इसके अंदर 30-200 में तब कार्य करेगी जब जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं उसके अंदर जब भटकना होती है, हाथ पैर वो पटकता है, बुदबुदाता है, थोड़ा सा उसको ज्ञान रहता है, कई बार संपूर्ण ज्ञान उसका लोप हो जाता है, मूर्खों की तरह वो कई बार बिहेव करता है, टकटकी लगाकर देखता है, लिंग पर भी वो बार बार हाथ लगाता है, कई बार वो नंगा भी हो जाता है, अपने लिंग को दिखाता है, थोड़ा पेशाब करता है, पेशाब कई बार बंद हो जाता है, अनजाने में ही उसका मल निकल सकता है, मूत्र निकल सकता है। पेशाब होने पर भी अगर मस्तिष्क के लक्षण दिखाई देते हैं तो कई बार इसकी मदर टिंचर इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रेमोनियम 30-100 के अंदर जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उससे एकदम उठ जाता है, या लेटे लेटे बकता है, हंसता है, कई बार अचानक डर कर नींद खुल जाती है उसकी, एकदम उठ के बैठ जाएगा, मानो क्या देख कर डरा हो, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, चेहरा उसका लाल है, फूला फूला लगता है, टकटकी लगाकर देखता है, पखाना पेशाब बंद है, बूंद बूंद कर निकलता है। ये बेलाडोना और हायोस्काइमस की मध्य की दवा होती है। मस्तिष्क के अंदर अगर खून इकट्ठा हो जाए, इसमें बेलाडोना की अपेक्षा बहुत कम अगर है तो स्ट्रेमोनियम कितनी ही बार इसके अंदर जब रोगी हाथ पैर घुमाता है, सोया रहता है, रह कर तकिए के ऊपर माथा उठाता है, या कई बार वो रिलीजियस हो जाता है, धर्म की बातें भी करता है, तो स्ट्रेमोनियम इसके अंदर बहुत कार्य करती है। ओपियम इसके अंदर 30-100 में जब मूत्राशय के अंदर पेशाब भर जाता है लेकिन पेशाब नहीं होता है, बेहोश है, अचैतन्य मन से रहता है, अज्ञान भाव से रहता है, पुकारने पर भी जवाब नहीं देता, आँखों की पलकें उसकी हिलती नहीं है, मोह इच्छा डेलीरियम के अंदर रहता है, पुकारने पर भी वो उठता नहीं है, जवाब भी नहीं देता, सांस इसके अंदर ज़ोर ज़ोर से खींचता है, ऐसे ही वो सांस को फेंकता है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ है, नाक से आवाज़ आती है,
कै पखाना सब बंद रहता है, आँखें उसकी अधखुली सी रहती हैं। ऐसी जगहों पर एसिड फोर्स के साथ में कई बार इसको हम प्रभेद कर सकते हैं। तो एसिड फोर्स के अंदर जब 30-200 के अंदर रोगी इसके अंदर भी चुपचाप पड़ा रहता है ओपियम की तरह, किसी भी बात का एसिड फोर्स में वो ध्यान नहीं रहता, कोई भी बात पूछने पर जवाब देता है, लेकिन फिर तुरंत ही स्टूपर के अंदर चले जाता है, बेहोश हो जाता है। इसमें पतले दस्त होते हैं, पेट में आवाज़ होती है, पेट फूलता बहुत है। नक्स मस्केटा के साथ में अगर इस दवा को दिया जाए, या कई बार ये उसके साथ में भी सदृश्य हो जाती है। नक्स मस्केटा के अंदर बहुत सारे जो उसके लक्षण हैं ओपियम की तरह ही है, पर नक्स मस्केटा के अंदर जो उसका स्नायु मंडल है वो सुन्न होकर एक तरह से वो बेहोशी में रहता है, जबकि जो ओपियम है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कंजेशन हो जाता है, खून की अधिकता हो जाती है, और दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से इस तरह के विकार ओपियम के अंदर होते हैं। ओपियम के अंदर जो मैंने अभी वो पहले लक्षण बताए उनके साथ में उसको पसीना है, पर नक्स मस्केटा के अंदर पसीना बिल्कुल नहीं रहता है। नक्स मस्केटा के अंदर जो गला है, जीभ है, एकदम सूखी रहती है, फिर भी उसको प्यास है बिल्कुल नहीं लगती। इसमें पेट फूलकर डंफ हो जाता है, इसमें छाती तक दबाव पड़ता है, रोगी ओंघाता रहता है, इसकी वजह से उसमें बेहोशी दिखाई देती है। इसके अलावा कैनाबिस इंडिका है, कैनाबिस सटाइवा है, इसके अंदर 30 के अंदर देते हैं जब प्रमेह विष है, सिफिलिस का जो हिस्ट्री मिलती है उसके कारण वो प्रलाप के अंदर बकता है, कभी कभी वो उसके अंदर ज्ञान रहता है, कभी नहीं रहता है, नाना प्रकार की वो बातें करता है, कभी हंसता है, कभी वो गाने गाता है, ज़ोरों से चिल्लाता है, रोता है, मुख उसकी है, जीभ है, उसके होंठ है, सारे सूखे रहते हैं, अज्ञान भाव से वो सिर को हिलाता है, आँखें उसकी फैल जाती हैं, घोर लाल रंग की रहती हैं, वो टकटकी लगा कर एक और देखता रहता है, अनिच्छा भाव से सोया रहता है। ज्ञान के लोभ के साथ में उसके जो और उपसर्ग हैं वो बढ़ जाते हैं, नाड़ी प्राय इसके अंदर नहीं मिलती, या फिर खूब बहुत कमज़ोर होती है। रोगी थोड़ी देर के लिए या देर से खाने पर भी वो कहता है कि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कोई चीज़ उसके हाथ के पास भी है लेकिन वो कहता है कि वो बहुत दूर है। शरीर में उसके खुजलाहट होती है, विशेषकर उसके जो जिनेंद्रिय है उसके अंदर खुजलाहट रहती है, वो गांजा पीता है, उसके अंदर इस बीमारी के अंदर ये अधिक लाभदायक होता है। सिक्यूटा के अंदर रोगी को इसका हम 30 पोटेंसी में या 200 में तब देते हैं जब रोगी एक और टकटकी लगाकर देखता रहे, उसको कन्वल्जन हो, खींचन हो, कई बार ये पेट में कीड़ों की वजह से भी उसको स्पाज्म आ जाते हैं। सीना से लाभ ना हो अगर तो सिक्यूटा दी जाती है। अति प्रचंड भाव से अगर स्पाज्म खींचन है, वह चाहे किसी भी प्रकार की हो, क्लोनिक हो, टोनिक हो, एपिलेप्टिक हो, वॉर्म्स की वजह से हो, पुरपुरल हो, प्रेगनेंसी के टाइम हो, तो सिक्यूटा में इसमें लाभ होता है। सिक्यूटा के अंदर टेटनस का धनुष्टाकार का भाव भी रहता है, रोगी धनुष की तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। कुप्रम मैट भी यूरेमिया के अंदर, इसके अंदर जब चेहरा या गर्दन टेढ़ी हो जाती है, खींचन होती है, उसका अंगूठा है वो मुट्ठी है के अंदर बंद कर लेता है, पसीना है, कोलैप्स कंडीशन में आ जाता है, चिल्लाता है, वो कभी कभी वो तंद्र निंदा में आ जाता है, तो कुप्रमेट कार्य करेगी। आर्सेनिक के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, छटपटी है, भूल के अंदर वो बकता है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ है, प्यास लगती है, बार बार वो पानी पीने की इच्छा करता है। निकोटीन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको नोज़िया वॉमिटिंग है, कै आती है, सदैव वो वमन करने की चेष्टा करता है। हिमांग कोलैप्स कंडीशन के अंदर भी उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। टबैकम की तो अगर वो उपसर्ग अगर दब जाते हैं तो निकोटीन से इसको फ़ायदा होता है। ये जो लक्षण है, ये पहले जो मैंने इसके लक्षणों का वर्णन इसके दूसरे जो हैजा के वीडियोज़ हैं उसके अंदर इसको मैं कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इसमें टबैकम की अपेक्षा जो निकोटीन है वो ज़्यादा फ़ायदा करती है,
निकोटिन के जो प्रधान लक्षण है इसके अंदर, जो समूचा शरीर है वो बर्फ़ की तरह ठंडा है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जो प्रतिक्रिया के लक्षण हैं, स्टेज ऑफ रिएक्शन है, वो भी आरंभ हो जाती है। उसके होने पर भयंकर पसीना आता है, पेशाब पखाना सब इसमें बंद है, और लेकिन पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, गड़गड़ की आवाज़ आती है, मानो पेट मल से या पानी से भरा हुआ हो। बहुत ज़्यादा वो उदासीन भाव में रहता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नोज़िया वोमिटिंग भी करता है। कार्बोलिक एसिड इसके अंदर काले रंग की जब उसको वोमिटिंग आती है, हमेशा बकता रहे, बहुत ज़्यादा उसको छटपटे रहे, चिल्लाता है, बहुत देर तक छटपटाने के बाद में उसको बेहोशी का भाव आता है और बीच बीच में वो चिल्लाता है, बकता है, तब ये कार्य करती है। हेलिबोरस पहले बहुत देर तक वो छटपटाता है, उसके बाद में फिर वो बेहोश सा हो जाता है। पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, तकिए पर माथा इधर उधर हिलाता है, चिल्लाता है, कपाल पर पसीना होता है, एक और हाथ पैर हमेशा हिलाता है, दूसरी ओर का जो हाथ पैर है वो नहीं हिलाता। कई बार उसके अंदर पैरालिसिस का भी भाव आता है। इसके अलावा वो कई बार वो स्थिर भी रहता है। दूसरा पार्ट, हाथ की मुट्ठी है वो बांध लेता है, होंठ उसके दोनों इस तरह से हिलते हैं कि मानो वो कुछ चबा रहा हो। प्यास उसे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन पानी देने पर, आग्रह करने पर वो पी लेता है। ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेता है और छोड़ता है। एमोनियम कार्ब इसके अंदर जब मूत्र का जो टॉक्सिन्स हैं, क्रिटेनाइन है या यूरिक एसिड्स हैं, यूरेमिया है, यूरिया है, वो जब पदार्थ खून के अंदर ज़्यादा मिल जाते हैं, माथे पर वो चढ़ जाते हैं, मूत्र विकार हो जाता है, विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो एमोनियम कार्ब कार्य करती है। गला इसके अंदर ज़ोर से घड़घड़ करता है, होंठ है, जीभ है, वो नीले रंग की हो जाती है, रोगी को अज्ञान नहीं रहता, अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है। हार्ट के अंदर इसके अंदर खूब खून इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण पैल्पिटेशन हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। हाइड्रोलिक एसिड इसके अंदर अगर हार्ट के अंदर बहुत तेज़ चले, पैल्पिटेशन हो, और कई बार फिर वो क्रमशः धीरे धीरे भी चलता है, क्षीण हो जाता है, कलेजा धड़कता रहता है, दम उसका अटक सकता है। इसी वजह से अगर पहले उसको स्पाज्म आ रहा हो या बाद में शरीर सुन्न हो जाए, तो इसको हम लोग देते हैं। सांस लेने में, छोड़ने में धीरे धीरे तकलीफ़ बढ़ती है या कई बार कम हो जाती है। गले के अंदर घड़घड़ की आवाज़ है, वो गोंगियाता रहता है, चुपचाप वो पड़ा रहता है। हमें ऐसा मालूम होता है कि कई बार वो बेहोश भी पड़ा हो। इसके अलावा हम लोग कई बार साइनाइड ऑफ पोटाश भी दे सकते हैं, उससे भी कई बार अधिक लाभ मिलता है। यूरेमिया के अंदर अगर दूसरे उपसर्ग पैदा हो जाएं, कि अगर यूरेमिक कोमा के अंदर वो चले जाए, तो कार्बोलिक एसिड इसके अंदर कार्य करती है। ये यूरेमिक कोमा के अंदर मूत्र विनाश अगर हो जाए, वो विकार हों, वो बेहोश हो जाए, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा उसको क्लोरेल हाइड्रेट भी जब बेहोश हो जाता है, वो कई कई घंटे या कई कई दिन तक वो इसी तरह से पड़ा रहे, उसके अंदर चैतन्य भाव नहीं रहता है, पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, कोमा भाव इसके अंदर बढ़ जाता है, तो क्लोरेल हाइड्रेट कार्य करती है। इसके अलावा इसके अंदर कोमा के अंदर जो यूरेमिक कोमा है, एमोनियम कार्ब है, कार्बोलिक एसिड है, कुप्रम मेट है, कुप्रम आर्स है, हेलिबोरस है, मॉर्फिनम है, ओपियम है, कैम्फर है, ये सब भी लक्षणों के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरेमिया के वजह से अगर वो मस्तिष्क के ऊपर उसका उपसर्ग आ जाएं, उसके सिम्टम्स आएँ, या वो बहुत ज़्यादा छटपटाता है, भूल के अंदर रहता है, तो इसको मैं अभी पहले भी विस्तार से बता चुका हूँ मेडिसिन्स के अंदर। उसके अलावा अगर वो भूल के अंदर बकता है, तो बेलाडोना दी जाती है, स्ट्रेमोनियम है, हायोस्काइमस है, कैनाबिसा है, रस्टॉक्स इसमें कार्य करेगी। अज्ञान भाव से अगर वो पड़ा रहे, तो एसिड फोस है, ओपियम है, नक्स मस्केटा दी जाती है, एपिस है, हेलिबोरस इसमें कार्य करती है, हायोस्काइमस है, व्रेटम वीर्ड है, नाइट्रिक स्पिरिट ऑफ डल्सिस इसके अंदर कार्य करती है, कैनाबिस इंडिका है। ये सब मैंने अभी पहले भी बताई हैं, वो इसके अंदर जब मस्तिष्क के लक्षण आते हैं यूरेमिया के अंदर, तो कार्य करती हैं।
यूरेमिया की वजह से अगर और विकार आते हैं तो एकोनाइट है, जिसके अंदर अगर बुखार आ जाए, साथ में मृत्यु भाव है, फियर ऑफ डेथ है, बेचैनी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, नाड़ी इसमें स्थूल है, मोटी है, पसीना ना हो, प्यास है और बुखार रहे तो एकोनाइट कार्य करती है। बेलाडोना इसके अंदर जब बुखार है और कई विकार हैं, जैसे बेलाडोना के अंदर आंखें लाल हो जाती हैं, ज्वर ना रहने पर भी उसके से अगर लाभ ना हो और आंखें लाल रहें तो बेलाडोना कार्य करती है। हायोस्काइमस भी है, जब रोगी संपूर्ण अज्ञानवश में रहता है, नंगा पड़ा रहता है, जो उसके लिंग हैं उनको बार बार हाथ लगाता है, आँखों की पुतली बड़ी हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, टकटकी लगाकर वो देखता रहता है, पलकें नहीं गिराता, पेशाब के अंदर मूत्र इकट्ठा हो जाने पर भी पेशाब नहीं होता है या अनजाने में हो जाता है, थोड़ा पेशाब होकर भी अगर मस्तिष्क के लक्षण पैदा हों, प्यास में केवल पानी पीता है या जीभ सूखी चमड़े की तरह हो जाती है तो हायोस्काइमस कार्य करेगी। रस्टॉक्स के अंदर भी वो भूल के अंदर बकता है, पेट की गड़बड़ी रहती है, मांस के धोए पानी की तरह उसको पखाना आता है, बदबूदार दस्त होते हैं, बेचैनी रहती है, वो स्थिर नहीं रहता, बार बार करवटें बदलता रहता है, इधर उधर करवटें बदलता रहेगा तो भी वो छटपटाता रहता है, कभी कभी वो काटने को दौड़ता है। ये सब लक्षण कई बार जो काटने को दौड़ता है स्ट्रेमोनियम के अंदर भी मिलते हैं। प्रलाप में बकता है, रोता है, कभी कभी अज्ञान निंद्रा के अंदर पड़ा रहेगा, नींद का भाव रहता है पर नींद कई बार नहीं आती, जीभ सूखी रहती है, आँखें हैं वो छोटी हो जाती हैं, एकाएक बुखार के कारण प्रलाप बढ़ जाता है, इसके साथ में कभी कभी उसको बुखार आ जाता है, कभी कभी बुखार नहीं भी रहता है तो रस्टॉक्स कार्य करती है। इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि बीमारी जब बढ़ी हुई अवस्था के अंदर हो, साथ में आँखें गंदली हो जाएं, तो हम लोग रस्टॉक्स या हायोस्काइमस ट्राइकरम से भी दे सकते हैं। व्रेटामेल में इसके अंदर जब बेलाडोना के जो लक्षण हैं, जिसके साथ ज्वर है, आंखें लाल हैं, ना रहने पर अगर वो उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर व्रेटामेल कार्य करती है। और कई बार वो जब उसे कुछ पता नहीं लगता, वो कपड़ा फाड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, ओपीएम के अंदर वो घोर अचैतन्य भाव से पड़ा रहेगा, उसकी आंखें अध खुली हैं, आँखों की पुतली नहीं हिलती, पलकें नहीं हिलती, वो गिरी हुई रहती हैं, नाक से आवाज़ आती है, आँखें गड़गड़ करती हैं, बदन उसके अंदर ओपीएम में गर्म रहता है या पसीने से भरा रहता है। व्रेटम विरिडिस के अंदर अचैतन्य भाव से वो पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि मानो वो सो रहा हो, खींचन होती है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बहुत पसीना है, कै होती है, कै के चेष्टा करता है, वो सुस्ती रहती है, फेफड़े के अंदर जो खून की है अधिकता हो जाती है, मस्तिष्क के अंदर भी खून ज़्यादा हो जाता है, बुखार तेज हो जाता है तो व्रेटमविर कार्य करेगी। स्ट्रेमोनियम इसके अंदर जब वो हंसता है, गाने गाता है, सीटी बजाता है, तकिए से माथा उठाता है फिर रख लेता है, बीच बीच में पसीना आता है, हाथ पैर वो हिलाता रहता है, इस तरह की जो या विदेशी भाषा में भी कई बार वो बातें करता है तो स्ट्रेमोनियम कार्य करती है। नक्स मस्केटा जो मैंने पहले भी बताया है, उसके अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको औंधाई आए, पेट फूल जाए, चमड़ा सूखा रहता है, ठंडा रहता है स्किन, खूब ज़्यादा उसका मुंह सूखा रहता है पर प्यास इसमें बिल्कुल नहीं लगती। एपिस के अंदर भी वो अचैतन्य भाव से पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहेगा, रह रहकर वो अचानक चिल्ला उठता है। कैम्फर के अंदर वो बहुत देर तक प्रलाप करता है, बेहोश हो जाता है। हिमांग कोमा की अवस्था के अंदर भी वो कपड़ा नहीं रखना चाहता है, तो ये इसका विशेष लक्षण है, तो कैम्फर हम लोग निम्न शक्ति के अंदर या मदर टिंचर में देते हैं। बैप्टीशिया के अंदर वो बिछावन के अंदर जो उसकी बार बार वो करवट बदलता रहेगा, बिछावन से उठने की चेष्टा करता है, सांस लेने में उसको कष्ट है, तंत्र निंदा के अंदर पड़ा रहेगा, उसके अंदर प्रलाप करता है, बकता रहेगा, बहुत कम या ज़ोरों से सुस्ती आती है, बदन में दर्द है, बातों के जवाब देते देते वो कई बार फिर डेलीरियम में चला जाता है, पखाना है, कै है, पसीना है, सांस के अंदर सब में बहुत ज़्यादा अगर बदबू आ रही है, चेहरा तमतमाया रहता है, ज्योतिहीन हो जाता है तो बैप्टीशिया कार्य करती है।
ये जो सब मेडिसिन्स हैं ये यूरेमिया के अंदर बहुत लाभदायक हैं। सिम्टोमेटिकली आप किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेलीरियम, जिसे हिंदी में प्रलाप भी कहते हैं, ये मानसिक क्षमताओं के अंदर जब गंभीर गड़बड़ी शुरू हो जाए, उसके कारण उसका जो व्यवहार है व्यक्ति का वो परिवर्तन हो जाता है। उसकी सोच भ्रमित हो जाती है। उसको आसपास के जो वातावरण है उसकी कई बार उसको सोच नहीं रहती, जागरूकता कम हो जाती है। इसके अलावा इसे एक गंभीर समस्या के रूप में हम लोग लेते हैं। ये एक या एक से अधिक चिकित्सा कारणों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके अंदर कई बार गंभीर दीर्घकालीन चिकित्सा बीमारी है, जिसके अंदर उसके रसायन हैं, उसके अंदर अगर बदलाव होता है, जैसे उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाए या किसी दवा का दुष्प्रभाव हो, कोई संक्रमण हो, सर्जरी के बाद में हो, कई बार फ्रैक्चर्स के टूटी हड्डी के बाद में या गंभीर चोट के बाद में भी इस तरह के डेलीरियम प्रलाप बढ़ जाते हैं। प्रलाप को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो अति सक्रिय प्रलाप है, इसके अंदर संभवतः हम कह सकते हैं कि ये बहुत कॉमन होता है। ये इसके अंदर बेचैनी, उत्तेजना, जो उसकी मनोदिशा है उसके अंदर तेज़ी से परिवर्तन होता है और उसकी कई बार मति भ्रम भी हो जाता है। इसके बाद में एक हाइपोएक्टिव प्रलाप है। ये आमतौर पर इसके अंदर वो निष्क्रिय रहता है ज़्यादातर, या कम मोटर गतिविधियाँ उसकी होती हैं। बच्चा सुस्त रहता है, असामान्य रूप से वो निंदा रहती है, सोया रहता है, बेहोशी का भाव अगर रहता है तो उसको हाइपोएक्टिव प्रलाप कहते हैं। इसके अलावा एक मिश्रित प्रलाप भी है। इसके अंदर जो अति सक्रिय और अल्प सक्रिय जो प्रलाप हैं, उन दोनों के लक्षण इसमें मिलते हैं। बच्चा जब इन अवस्थाओं के अंदर कभी वो बहुत अति सक्रिय हो जाता है, कभी वो निढाल हो जाता है बेहोशी के, या धीरे धीरे उसके अंदर अगर प्रलाप परिवर्तन होता है, तो ये सब सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं। इसके अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सोच समझ कर देते हैं। उसके अंदर अगर एसिड फोस है, नक्स मस्केटा है, ओपियम है, एपिस है, हेलिबोरस है, नाइट्रिक स्पिरिट डल्सिस है, व्रेटम विरिड है, कैंथ्रिस है, कैनाबिस है, ये सब मोह विकार के अंदर डेलीरियम के अंदर दी जाती हैं। इसके अंदर जो एसिड फोस है उसके अंदर रोगी बेहोश रहता है, पुकारने पर जवाब देता है और उस समय ऐसा मालूम होता है कि वो उसको ज्ञान है। उसके बाद में उसके साथ ही उसका जो पेट है वो फूला हुआ रहता है, पेट में गड़गड़ाता रहता है, बिना दर्द के भी अनजाने के अंदर उसको पखाना हो सकता है, सफ़ेद रंग का पखाना हो सकता है। ये सब एसिड फोस के सिम्टम्स हैं। नक्स मस्केटा के अंदर उसको बहुत नींद आती है, नींद का भाव रहता है हमेशा, पेट फूलकर गैस से भर जाता है, नगाड़े की तरह हो जाता है, गला है, उसकी जीभ है, मुंह है, सब सूखे रहते हैं, रस उसमें नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, रोगी को प्यास तब भी नहीं लगती है, अतिसार रहने पर भी ये लाभदायक है। ओपियम के अंदर भी डेलीरियम है, घोर अज्ञान है, पुकारने पर वो जवाब नहीं देता है, मोह विकार इसके अंदर भी हो जाते हैं, चेहरे पर, कपाल के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता और छोड़ता है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ होती है, अधखुली आंखें रहती हैं, दस्त और कै बंद हो जाते हैं, तो ओपियम कार्य करेगी। एपिस के अंदर जब मोहयुक्त विकार आते हैं, अज्ञान भाव से वो पड़ा रहता है, बीच बीच में चिल्लाकर, चीखें मारकर वो रो उठता है, प्यास इसके अंदर भी उसको नहीं लगती है। हेलिबोरस के अंदर भी वो अज्ञान भाव से पड़ा रहेगा। उसके अलावा उसको भीतर बहुत ज़्यादा छटपटी रहती है, कुछ चबाने की तरह होंठ हमेशा वो हिलाता रहेगा, एक और हाथ पैर उसके स्थिर रहते हैं, दूसरी ओर के जो हाथ पैर हैं वो हमेशा हिलाता रहेगा। इसके अलावा जो उसके हाथ और पैर के अंगूठे हैं वो मुड़े रहते हैं, उसके जो होंठ हैं उसके अंदर काला रंग दिखाई देता है, ज़ोर ज़ोर से वो खींचकर सांस लेता है। नाइट्रिक स्पिरिट डल्सिस जो इसके अंदर है, उसके अंदर वो निष्पादन भाव से वो पड़ा रहेगा, मुर्दे की तरह पड़ा रहता है,
जगाने पर भी वो नहीं जागता और जब बार बार जगाने पर भी वो बेहोश ही रहता है। आंखें उसकी लाल नहीं रहती, आंखें बंद किए रहता है, भूल में वो बकता नहीं है, पेशाब बंद रहता है। व्रेटम विरिड इसके अंदर बहुत ज़्यादा जब वो अज्ञान भाव में रहता है, साथ में शटपटी रहती है, नाड़ी बंद उसकी हो जाती है या नाड़ी की जो बीट है वो सुनाई नहीं देती। हाथ पैर खूब ठंडे हैं, हाथ पैर चेहरे के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट है, मानो उसका दम अटक गया हो, तो व्रेटम विरिड कार्य करती है। इसके अलावा कैनाबिस इंडिका भी है, वो भी कार्य बहुत अच्छा करेगी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसके अलावा हार्ट के अंदर अगर रक्त जम जाए, जिसका कई बार हम लोग मेन कारण एम्बोलिज़म कहते हैं। एम्बोलिज़म क्या है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर अवरोध पैदा हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई बाहरी वस्तु आई हो या कोई क्लोट हो, रक्त के थक्के के कारण ये हो सकता है। ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो, उसके कारण भी कई बार ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, रक्त की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाती है, जिससे वो अपना कुछ या सारा कार्य खो सकता है। और उसके अलावा अगर ये ब्लड फ्लो ब्रेन के अंदर कम हो जाए या रुक जाए, स्ट्रोक के सिम्टम्स भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर लंग्स के अंदर ये रुकावट आ जाए तो लंग्स पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर के दस्त के बाद में या खून के जो जलीय पदार्थ हैं वो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उनके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, थक्का बन जाता है, शरीर का जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर रुकावट आती है। हार्ट के अंदर ये जो थक्का है वो किसी एक ऑर्गन के अंदर भी रुकावट पैदा कर सकता है, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी जहाँ पे वो रुकावट कर रहा है, उसके कारण अगर बहुत ज़्यादा उसको कई बार हार्ट बीट हो जाए और कई बार इसके अंदर उसको मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था के अंदर अगर उसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, स्टेज ऑफ कोलैप्स हो जाए, तो उस समय हम कई बार 1 या 2 मात्राएं सीकल कोर की 200 पोटेंसी के अंदर दें, तो जो हार्ट के जो उपसर्ग हैं वो फिर कई बार घट जाते हैं। जो अचानक जो उसको सांस लेने के अंदर जो कष्ट हो रहा था वो भी इसके अंदर सुचारू हो जाता है। कैलकेरिया आर्स भी इसके अंदर दे सकते हैं अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो। इसके अलावा नेज़ा दे सकते हैं, एसिड हाइड्रो दे सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट देते हैं, एमोनियम कार्ब है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इसके अंदर उत्तम दवाएं हैं। सांस लेने के अंदर जब मैंने बताया कि ब्लड फ्लो लंग्स के अंदर कमज़ोर हो जाता है, तो उसके अंदर जब उसको सांस लेने के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो कार्बोलिक एसिड है, एसिड हाइड्रो है, लैकेसिस है, पोटेशियम साइनाइड है, कैलकेरिया आर्स है, वो सब दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। ये दवाइयाँ मैंने 3rd स्टेज के अंदर, स्टेज ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलरा के अंदर भी बताई हुई हैं। इसके अलावा इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एकोनाइट है, इसके अंदर एकाएक ही उसका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होना शुरू होता है, चेहरा उसका बदरंग होता है, आंखें बैठ जाती हैं, अचानक उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, छटपटी एंजाइटी रहती है, अंतर्दाह बर्निंग रहती है, सांस लेने में उसको कष्ट होता है। तो इसके मदर टिंचर की 2-3 जिससे 4-5 बूंदों तक कुछ 1 औंस पानी के अंदर अगर मिलाकर हर 10-15 मिनट पे दें तो इसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड है, इसके अंदर एकाएक उसके गला का स्वर बैठ जाएगा, सांस लेने में उसको कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, कलेजा उसका धड़कता है, बीच बीच में उसको हार्ट के अंदर भी जैसे खींचन की तरह का दर्द होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड कार्य करेगी। एंटिमटाड इसके अंदर वो अनिच्छा भाव से अगर पड़ा रहे, सांस लेने में उसको तकलीफ़ है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ हो रही है, प्यास नहीं लगती, तंद्रा भाव के अंदर स्टूपर में पड़ा रहे, बेहोश हो जाए, सांस लेने की बहुत तकलीफ़ हो, तो एंटिमटाड कार्य करेगी। टबैकम इसके अंदर 30-100 के अंदर जब एंटिम की अपेक्षा इसके अंदर बेहोशी ज़्यादा हो, सांस लेने में छोड़ने में बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा हो,
एकाएक ही सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ जाए, सांस के अंदर जो कष्ट है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो या चुपचाप बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहे, फिर एकाएक उसको दम अटकने का भाव हो, मानो उसकी छाती बिल्कुल बंद हो गई हो, इसकी वजह से वो सांस छोड़ नहीं पा रहा हो, इन सब लक्षणों के अंदर उसको कई बार भयानक नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है, तो टैबेकम कार्य करती है। कार्बोलिक एसिड इसके अंदर रोगी बहुत ज़्यादा छटपटाता है, बकता है, बीच बीच में चिल्ला उठता है, हरे या काले रंग की उसको कै होती है, सांस लेने में भी इसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सिक्यूटा के अंदर उसको हिचकी का भाव रहता है, उसके साथ में उसको फिर सांस लेने में कष्ट होता है। कलेजा इसके अंदर उसका धड़कता है, मानो छाती बहुत ज़्यादा कंपा रही हो, उसको ऐसा मालूम होता है कि जैसे जो छाती की क्रिया है वो बंद हो सकती है। एमोनियम कार्ब के अंदर जो हार्ट है उसका जो रक्त जम जाए, उसके कारण जो क्रियाएं का आलोप हो जाए, तो फिर एमोनियम कार्ब करती है, और नहीं तो सिक्यूटा कार्य करेगी। टेरिबिंथ इसके अंदर पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इसकी वजह से वह अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डायाफ्राम भी उसका ऊंचा उठ जाता है। अगेरिकस इसके अंदर सांस धीरे धीरे चलती है, चलते चलते एकाएक तेज़ हो जाती है, उसके अलावा उसके बाद में फिर एकाएक धीरे हो सकती है, पेशाब बंद हो सकता है, जहाँ इकट्ठा नहीं होता है। इसके अलावा वो कोलैप्स कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको पसीना है, पेट फूलता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो अगेरिकस कार्य करेगी। इसके अलावा वाइप्रा मेडिसिन है, इसके अंदर कलेजा मानो कसकर किसी ने पकड़ लिया हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, इसकी वजह से सांस लेने में उसको अगर तकलीफ़ हो रही हो, मानो उसका दम घुट गया हो, मिचली आ रही हो, तो ये कार्य करती है। क्लोरल हाइड्रेट इसके अंदर 2x 3x के अंदर कार्य करती है, जब वो अज्ञान भाव से पड़ा रहे, सांस लेने के अंदर उसको भीषण तकलीफ़ होती हो, उसके अलावा सांस ज़ोर ज़ोर से उसकी चल रही हो, इसी वजह से वो फिर हाँफने लगता है, अनजाने में उसका पेशाब निकल जाता है, नाक से सांस लेता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, तो फिर वो मुंह से छोड़ता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके अंदर सांस लेने के अंदर उसको जब भीषण तकलीफ़ होती है, कलेजे के चारों ओर ऐसा ज्ञान हो पड़ता है कि जैसे मानो किसी कड़ी चीज़ से उसको बांध कर रखा गया हो, कलेजा बहुत धड़कता हो, नाड़ी की जो गति है इंटरमिटेंट हो जाती है, पसीना नहीं आता है। अर्जेंटम साइनाइड के अंदर उसको भीषण ब्रीदिंग का जो कष्ट होता है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा भीषण कष्ट होता है, तो अर्जेंटम साइनाइड कार्य करेगी। क्रोटेलस इसके अंदर जब हार्ट के अंदर भी दर्द हो रही हो, कलेजा धड़क रहा हो, सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, नाड़ी इसके अंदर लुप्त हो जाए, नर्वस सिस्टम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है। एंटीमार्स के अंदर गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा कोबरा है, जिसे नाज़ा मेडिसिन भी कहते हैं, इसके अंदर खून के अंदर जो खून है जम जाता है, उसके कारण उसके अंदर रुकावट आती है, जो इसके अंदर नाभि है उसके से सांस के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, जो अंतिम काल के अंदर उसकी सांस लेने और छोड़ने की स्थिति पहुंच जाती है। कई बार रोगी हाँफता है, मुंह उसका खुला रहता है, जो सांस की क्रिया है वो उसके बाद में सुस्ती आ जाती है, सांस के अंदर कोई आवाज़ नहीं मिलती, केवल पेट थोड़ा सा ऊंचा नीचा हिलता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर सुजलर जो बायोकेमिक के जनक हैं, उनके अनुसार कैलकेरिया फॉस है, काली सल्फ है, वो भी अगर प्राणायाम से देते रहें तो सांस लेने के जो छोड़ने का जो कष्ट है वो कम हो जाता है, और एकाएक जो दम अटकने की जो लक्षण आते हैं, जिससे कई बार मृत्यु भाव भी आ जाता है, वो भी कम हो जाता है। इसको हर 10-15 मिनट के अंतर पर कई बार हम लोग कैम्फर के साथ में सीकल कोर 6 को भी हम लोग दें तो लाभ होता है। ये जो उपरोक्त मैंने दवाइयाँ बताई हैं, उनके लक्षण अगर नहीं मिलते हैं, उनसे लाभ नहीं होता है, तो निकोटीन निम्न शक्ति के अंदर भी इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होता है। अंत के अंदर अगर इन सब मेडिसिन से भी फ़ायदा ना हो तो हाइड्रो एसिड है, साइनाइड ऑफ पोटैश है, उस दवा को भी देने की चेष्टा करें तो लाभ होता है।
हिक कप या हिक कफ, इसके अंदर इनवॉलंटरी स्पाज्म ऑफ द डायाफ्राम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है विद सडन क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस है, और उसके साथ में एक ग्लपिंग आवाज़ आती है। हिक्कफ या हिचकी जिसे हम लोग कहते हैं, ये कई बार कॉलरा के अंदर, हैज़ा के अंदर ये एक भयानक उपसर्ग की तरह भी आता है। इसके अंदर जो नाड़ी है वो शीघ्र लोप हो जाती है और कई बार सांस रुकने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा देखने में भी आता है कि जब कई बार हम लोग सिम्टोमेटिकली दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद भी उससे आराम नहीं आता है, तो कई बार हम चिकित्सक को भी ये परेशानी में डाल देता है। पाकस्थली के अंदर उत्तेजना होती है तो संभवतः जो हैजे की जो हिचकी है वो एक प्रधान लक्षण के रूप में भी कई बार प्रकट हो जाती है। बहुत सी हिचकियाँ एक साथ होने पर या कई बार जो हिचकी के कारण पूरा शरीर भी कांप उठता है, तो इसे हम लोगों को कड़ी समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। कोलैप्स अवस्था के अंदर जब यह प्रतिक्रिया आरंभ होनी शुरू हो जाए, जहाँ हिचकी आना शुरू हो जाए, तो ये कई बार कॉलरा के अंदर शुभ लक्षण भी माना जाता है। तो इसलिए कई बार हमें हमेशा ही इसको अशुभ नहीं मानना चाहिए। कई बार हिचकी बहुत दिनों तक रहती है, कई बार ये 10-11 दिनों तक भी रहती है और लगातार आती रहती है। चिकित्सा के बावजूद भी कई बार ये घटती नहीं है और कई बार फिर ये अचानक इतने दिनों के बाद में घट जाती है। इसके अंदर कुप्रम मैट मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। कई बार कुप्रम आर्स भी कार्य करती है। हिचकी हटाने के लिए दोनों ही प्राय प्रधान दवाइयाँ हैं और एक बहुत बार हिचकी इसी से ही आराम आ जाता है। ऐठन है, उसके साथ में अगर स्पाज्म के साथ में हिचकी आ रही है तो ये कार्य करती हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, ये दवाइयाँ ज़्यादातर हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी इसके सिम्टम्स के हिसाब से कई बार हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत अच्छा लाभ देती है, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइनिया, इसके अंदर जो मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लगकर हिचकी आती है तो ये कार्य करती है। काजूपुट मेडिसिन है, ये 2x 3x के अंदर कार्य करती है। जब जटिल प्रकार की हिचकी आती है, ज़रा सा भी बोलने पर, हंसने पर, खाने पर भी अगर हिचकी शुरू हो जाए, इवन हिलने डुलने से भी अगर हिचकी आरंभ हो जाती है, तो काजूपिट कार्य करती है। इसके अलावा ट्यूक्रिम मेडिसिन है, जिसके अंदर दूध पीने से छाती के अंदर या पीठ के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी हिचकी आना शुरू हो जाती है। साइक्यूटा के अंदर ज़ोर से आवाज़ के साथ में, आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रबल आवाज़ आती है, उसके साथ में अगर हिचकी आए। उसके अलावा सीने के अंदर स्पाज्म, अकड़न होती है, अचेतन भाव से वो रहे, कृमि भाव भी रहते हैं। हिचकी की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इतनी अधिक अगर हो तो इससे फिर लाभ मिलता है। 2-3 घंटों के अंतराल पर एक आध मात्रा अगर ये दवा की देते रहें और 2-3 दिनों के अंदर ही कई बार इससे लाभ हो जाता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि ये 30 शक्ति से अगर फ़ायदा नहीं हो तो हमें इसकी फिर 200 पोटेंसी भी दी जाती है। इसके अलावा कोसिनेला है, जिसके अंदर हिचकी के साथ में पाकस्थली के अंदर जलन होती है, गुर्दे के अंदर भी कई बार दर्द होती है, वहाँ तक ये दर्द रेडिएट कर जाती है। यूजीना के अंदर खाते समय अगर हिचकी आए तो लाभदायक है। कुप्रम मेड, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, हिचकी के साथ में अगर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये कार्य करेगी। जेलसीनियम के अंदर अगर पुराने ढंग की बीमारी है, शाम के समय अगर हिचकी आती हो तो ये कार्य करेगी। आर्सेनिक के अंदर बुखार होने के साथ में अगर हिचकी आती है तो कार्य करती है। इसके अलावा हायोस्काइमस है, अगर ये लगातार हिचकी आती हो, बच्चों को हिचकी ज़्यादा आ रही हो, उस विकार के साथ में हम लोग ये लाभदायक होती है। हिलने डुलने पर, खाने से अगर हिचकी बढ़ जाए, हिचकी के साथ में पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ हो तो हायोस्काइमस कार्य करेगी। इग्नीशिया, जब पानी पीने से या खाने के बाद में वो बढ़ जाए, तीती डकारें आती हों, उसको खट्टी डकारें आती हों, उसके साथ में हिचकी अचानक आ जाए, नाभि के चारों ओर दर्द होता हो, तो ये कार्य करती है। रेटेनिया मेडिसिन है, उसके अंदर जो हिचकी है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत भयंकर रूप से आती है।
कालीब्रोम के अंदर लगातार हिचकी आती है और वो रुकती ही नहीं है। लाइकोपोडियम के अंदर भी प्रत्येक बार खाने के बाद में अगर हिचकी आए, उसके साथ ही पेट के अंदर गैस बढ़ जाए, खट्टी डकारें आती हों, तो ये कार्य करती है। रेनाकुलस बल्ब के अंदर शराब पीने वालों को अगर हिचकी आती हो तो ये कार्य करती है। सीकल कोर के अंदर जब वो कंपोज स्थिति के अंदर आ जाता है, हिमांग अवस्था के अंदर आता है, तो उसके अंदर अगर हिचकी आ रही हो तो सीकल कोर कार्य करती है। नक्स वोमिका के अंदर जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसके कारण अगर उसको एसिडिटी हो जाती है, उसके अंदर अगर उसको हिचकी आती है, डकार बहुत ज़्यादा खट्टे आते हों, खाली पेट रहने पर या खाना खाने के पीने के बाद में भी अगर उसको हिचकी आ रही हो तो ये कार्य करती है। इसके अलावा व्रेटम है, उसके अंदर हिचकी के साथ में पेट में दर्द है, सीने की जो मसल्स हैं उनके अंदर भी अकड़न है, तो ये कार्य करती है। हाइड्रो एसिड है, बेहोशी के साथ में जल्दी जल्दी सांस लेता है, छोड़ता है, उसके साथ में हिचकी आरंभ हो जाती है, तो ये कार्य करती है। मस्कस के अंदर उसको स्नायुवाहिनिक हिचकी आती है, नर्वस सिस्टम के कारण अगर हिचकी आए तो ये कार्य करती है। इसके अलावा जिनसेंग मेडिसिन है, उसमें सब तरह की हिचकियों के लिए एक महाऔषधि है। इसकी 5-10 जो बूंदें हैं मदर टिंचर की, वो अगर उसको हर घंटे आधे घंटे पे दी जाए, दिन में 6-7 बार दी जाए, तो जिनसेंग के साथ में उसकी हिचकी बंद हो जाती है। इसके अलावा बेलाडोना है, आर्सेनिक है, एग्नस है, कार्बोवेज है, फॉस्फोरस है, पल्सटिला है, स्टेफिस है, वो भी लाभदायक है। रोगियों को बीच बीच में नरम कच्चा पानी जो नारियल का है वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा लेमोनेड अगर उसको पसंद है वो दे दें। उसके अलावा अगर उसको ठंडा पानी पसंद आता है या बर्फ़ भी वो चूसता है तो उससे भी कई बार हिचकी बंद हो जाती है। कई बार कच्चे नारियल के पानी पीने से भी उसको लाभ हो जाता है और एसिडिटी है वो भी कम हो जाती है। हैजे के अंदर ये सब अवस्थाओं के अंदर भी ये सब उपाय किए जा सकते हैं। नारियल कई बार कच्चा भी उसको खिला दें तो भी उसको आराम आ सकता है। एमाइल नाइट्रिक है, उसको सूंघने से भी कई बार आराम आता है। इसकी मदर टिंचर है, रुमाल के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दें और उससे उसको सूंघाएं तो एमाइल नाइट्रिक भी इसमें बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके अलावा जो मैंने अभी मेडिसिन्स बताई हैं उससे अगर हिचकी ना घटे तो सीने पर सरसों का तेल की मालिश भी करें। हिचकी किसी भी तरह से अगर नहीं घटे और पेट में कृमि रहने का संदेह लगे, उसके कारण अगर लगता है रोगी कमज़ोर ना हो और थोड़ा गर्म पानी उसको नमक मिलाकर पानी देते रहें, इससे कई बार जो कीड़े हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। गर्म दूध के साथ में उसको बार बार उसको पीने को दें तो इससे भी कई बार उसको लाभ होता है। जो सिना मेडिसिन है वो 200 के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा सेंटोनाइन मेडिसिन है वो भी दे सकते हैं, वो वॉर्म्स के अंदर भी अच्छा लाभदायक है। इसके अलावा अगर वॉर्म्स की वजह से अगर उसको हिचकी दूर करने के लिए कई बार हम लोग मैगफोस भी देते हैं तो भी वो लाभदायक होता है। मिचली के यहाँ उसको मतली भी कहते हैं, उल्टी है, नोज़िया वोमिटिंग है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये कई बार गर्भावस्था के अंदर स्टार्ट होती है, कई बार मस्तिष्क घात के कारण होती है, कई बार ये पेट फ्लू के कारण होती है, कई बार ये कॉलरा के अंदर भी ये उपसर्ग दिखाई देते हैं। इसके अंदर हम लोग कई बार राहत पाने के लिए आम आदमी बर्फ़ का ठंडा पानी है वो पी सकता है, हल्का भोजन करता है तो ये मददगार होता है। इस एहसास को हम लोग हर व्यक्ति करीब करीब जानता है। हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया हो जो पेट को मंजूर ना हो, उसके कारण ही ये नोज़िया या वॉमिटिंग होता है। कई बार जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर का उपचार कर रहे हों, कीमोथेरेपी रेडिएशन के दौर से गुज़र रहे हों या कोई गर्भवती स्त्री हो तो भी ये कई बार लक्षण शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा पेट का ख़राब होना इसका मुख्य कारण होता है। मछली के अंदर हमें ये एहसास होता है कि जैसे गले के पिछले हिस्से में या पेट में कुछ बेचैनी का एहसास होता है, उसके अंदर चक्कर आ सकते हैं, हल्कापन लगता है, निगलने के अंदर उसको कठिनाई होती है
और मतली के अंदर अक्सर उल्टी की इच्छा भी होती है, लेकिन हमेशा उल्टी हो ऐसा नहीं होता है। उल्टी को हम लोग इस तरह से कहते हैं कि ये अपने मुंह के माध्यम से जो पेट की सामग्री है वो ज़बरदस्ती खाली करना, उल्टा करना, उसे ही उल्टी कहते हैं। जब हम लोग उल्टी करते हैं तो जो पेट की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो एक प्रेशर के साथ में पेट से वो उल्टा बाहर मुंह के थ्रू उसको बाहर निकाल देती हैं। कई बार ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के वजह से, पेट फ्लू की वजह से जो संक्रमण होता है तो भी होता है। विषाक्त भोजन खाने से कई बार मोशन सिकनेस के अंदर भी ये होता है, गर्भावस्था के अंदर है, माइग्रेन के अंदर है, सिर दर्द है, मछली हो सकती है। लगातार इसके अंदर हिचकी रहे अगर साथ में, या मिचली या डकार आते हों, तो रोगी क्रमशः कई बार डल हो जाता है, बेहोशी की अवस्था में भी पड़ सकता है, उसकी नाड़ी भी रुक सकती है। मिचली कह के अंदर इपिकाक बहुत ही प्रधान दवा है। इसके अंदर जो ज़्यादातर मिचली के साथ में अगर आप कह है, नोज़िया रहता है, चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ा रहता है, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा टार्टरिक एसिड है जो छठी शक्ति के अंदर अगर दी जाए तो नोज़िया वॉमिटिंग के अंदर ये भी एक अच्छी दवा है। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी के अंदर जब देते हैं, जब पाकस्थली के अंदर उत्तेजना है, स्टमक फ्लू होता है, खट्टी तीती कह आती है, इपिकाक के लाग ना होने पर या गले के अंदर उंगली देकर भी वो कह करता है, तो नक्स वोमिका कार्य करेगी। पोडोफाइलम 30-100 के अंदर जब नक्स से और इपिकाक से लाभ ना हो और तो भी उसको गर्म कह वोमिटिंग आती रहे तो ये दे सकते हैं। कई बार इसकी 200 पोटेंसी पोडोफाइलम की दें तो वो ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा यूपेटोरियम पर्फ है, उसमें पानी पीने पर भी अगर उसको नोज़िया वोमिटिंग होता है, लेकिन ना पीने पर कह नहीं होती, तो ये लाभदायक है। आयरस वर्स है, उसको हम जब एसिडिटी या पित्त ज़्यादा बढ़ जाए, उस एसिडिटी वाली कह या पित्त वाली कह हो, पेट के अंदर जो छाती तक या बगल तक उसको जैसे जलन होती हो, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा वो कह की चेष्टा करता हो, लेकिन फिर भी उसको उल्टी ना आए, डकार आती रहे, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर लार आ जाए, या कई बार म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, लसदार के आ जाती है, थूक ज़्यादा ही निकलता है पर वोमिटिंग नहीं होती है, तो यह आयरस वर्स कार्य करेगी। इसके अलावा एसिड सल्फ है, रोबिनिया है, इसके अंदर खट्टी कह आती है, दांत तक बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, गले के अंदर, छाती के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है। कोल्चिकम के अंदर जो उसको उल्टी होती है वो सहज ही हो जाती है, पर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रसोई के अंदर जो भी खाना बनता है उसकी गंध भी उसको सहन नहीं होती, उसके कारण भी अगर उसको कह हो जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मिचली और कह के साथ में उसकी जो अलग अलग सिम्टम्स हैं, उसके साथ में हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा भूख के साथ अगर हिचकी आ रही हो तो इग्निशिया कार्य करती है। बहुत अधिक प्यास के साथ में अगर उसको मिचली लग रही है तो बैप्टीशिया कार्य करेगी। जो भी वो पीता है वो सब उसको वॉमिट हो जाता है तो बिस्मिथ, आर्सेनिक और व्रेटामैल कार्य करेगी। पर खाने पीने के बाद में कैक अगर घट जाती है तो फॉस्फोरस, जो कुछ भी वो खाता है ठीक वही है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है तो इपिकाक, आर्सेनिक और सीकल कॉर कार्य करेगी। पानी पीने के 10-15 मिनट बाद में ही अगर उसको कह हो जाती है तो फॉस्फोरस, ओकाई आती है, खाली पेट उसको अगर ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है तो एंटिमटाट और बिस्मिथ कार्य करती है। मिचली के साथ में उसको खाली पेट ओकाई अगर और आए तो उसको इपिकाक और बिस्मथ और पोडोफाइलम दी जाती है। ना पचे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वो वॉमिटिंग के साथ निकल जाते हैं तो फेरम्यूर कार्य करती है। इसके अलावा अतिसार के साथ में उसको लगातार वॉमिटिंग होती रहे तो टार्टरिक एसिड कार्य करती है। इसे 6 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करें। अगर वॉर्म्स का, कीड़ों का संदेह हो रहा हो तो इसके अंदर सिना कार्य करती है। पेट भर जाने पर अगर उसको वॉमिटिंग आती हो तो बिस्मिथ आता है। उसके अलावा खट्टी कह आती है, दांत खट्टे हो जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड है,
रोबिनिया कार्य करेगी। पीने के बाद में अगर उसको कै होती है तो आर्सेनिक, बिस्मिथ और क्रोटन कार्य करती है। बहुत समय पहले अगर उसने कुछ खाया हुआ पदार्थ है वो निकलता है तो क्रियोजोट कार्य करेगी। हरे रंग के वॉमिटिंग अगर उसको आती है और वो सारा उसको अगर वो निकलता है, उसका तीता स्वाद आता है तो मर्क्योर कार्य करती है। ठंडा पानी पीने के बाद में कै अगर उसकी कुछ कम होती है तो कुप्रम अच्छा कार्य करती है। ठंडा पानी पीने के बाद में अगर वो बढ़ जाती है तो आर्सेनिक कार्य करती है। कड़े पदार्थ की अगर कै होती है, मतलब हार्ड आती है, पतली नहीं होती, और पतले और गाढ़े पदार्थ उसमें नहीं निकलते तो बैप्टीशिया कार्य करेगी। तरल पदार्थ का अगर वामन होता है, कड़े और गाढ़े नहीं होते तो बिस्मिथ कार्य करती है। 2-3 बार पीने के बाद में पेट भरने के बाद में अगर कै होती है तो भी बिस्मिथ कार्य करती है। बहुत अधिक कै के साथ में अगर उसको सिर दर्द होता है तो आयरिस कार्य करती है। उसके अलावा ग्रेटोलिया भी कार्य करती है। पहले हरे रंग की होती है, उसके बाद में अगर रंग विहीन हो जाए तो ग्रेटोलिया कार्य करती है। जो लार अगर लसदार आती है, कै आती है तो इपिकाक कार्य करती है। अंडे की तरह की अगर रंग के लार आए, पीले रंग की हो, कै आती हो तो इपिकाक, आर्सेनिक, कोल्चिकम कार्य करती है। गाढ़े हरे रंग का काले रंग की अगर वॉमिटिंग आती है तो कार्बोलिक एसिड अधिक लाभदायक है। झाग के साथ में अगर आती है तो एंटिमटार्ड है, व्रेटम है, एथ्यूज़ा कार्य करती हैं। तेल की तरह की अगर कै है, उसमें ऑयली दिखता है तो एथ्यूज़ा कार्य करेगी। पखाना होने के पर अगर कै बंद हो जाती है तो टेरिबिंथ अच्छा है। पानी पीने के बाद में अगर उसको वॉमिटिंग होती है और ना पीने पर कै नहीं होती है तो इसके अंदर यूपेटोरियम पर्फ कार्य करती है। आर्सेनिक इसके अंदर 30-100 के अंदर देते हैं जब खाने पीने से ही या 2-3 मिनट के अंतर पर ही कै हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए तो होता है। एपोमॉर्फिया 30 अगर बिना तकलीफ़ के साथ में उसको वॉमिटिंग आती हो, किसी भी तरह के साथ में उसको वो रुके नहीं तो एपोफोरियम कार्य करती है। एसिड हाइड्रोड्रिल जो मेडिसिन है, इसकी 2-3 बूंदें या क्लोरोफॉर्म की 5 बूंदों की मात्रा भी अगर उसको दें तो उससे भी कई बार नोज़िया वॉमिटिंग रुक जाता है। कै के समय विशेषकर अगर खट्टी है, तीती होने पर या थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं, बर्फ़ का पानी उसको देते रहें, लेमोनेड दे सकते हैं, बर्फ़ दे सकते हैं। बार बार उसको पानी अगर जो देते हैं तो उसके अंदर 3 हिस्सा पानी मिलाकर उसके साथ में थोड़ा दूध मिलाकर भी दें, उससे भी कई बार उसको आराम आता है। इसके अलावा अरारोट वाला बना हुआ पानी भी अगर दें तो उससे भी उसकी नोज़िया वॉमिटिंग रुक सकती है। ये सब जो मेडिसिन्स मैंने बताई हैं ये आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पेट फूलना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ये जब पेट अपने सामान्य आकार से बड़ा हुआ दिखाई दे, ये हम लोग भी महसूस कर सकते हैं जिस रोगी के अंदर ये होता है। इसकी अक्सर हम लोग जो मेन कॉज मानते हैं वो गैस होती है या फिर उसके अंदर खाद्य सामग्री अगर कहीं अटक जाए उसकी वजह से भी कई बार ये पेट फूल सकता है। हालांकि जो पेट फूलना है हमेशा नहीं कह सकते कि वो पाचन क्रिया के कारण ही हुआ हो। हम लोग इसको 5 F के हिसाब से भी विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंदर जो पहला F है वो फ्लैटस है, जो गैस के कारण पेट फूलता है। उसके अलावा फीटस के कारण हो सकता है, जो प्रेगनेंसी के अंदर होता है। उसके अलावा फीसेस है, जिसके अंदर जो मल है वो ट्रैप हो जाए, उसके कारण अगर वो कहीं फंस जाए तो भी पेट उसका फूल सकता है। उसके अलावा फ्लूइड है, जो उसके पेट में ज़्यादा हो जाए, उस कारण से भी अगर उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो तो भी पेट उसका वह बड़ा हुआ दिखाई देता है। और जो लास्ट है जिसके अंदर चर्बी कह दें या फैट्स अगर उसके बड़े हुए हों तो उसके कारण भी उसका पेट फूल सकता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो सकता है। पर यहाँ जो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पेट फूलना है वो पेट की गड़बड़ी के कारण जो हुआ है, हैजे दस्त के कारण अगर हुआ है, उस वजह से अगर हो रहा है तो उसकी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वही इसके अंदर इस्तेमाल करने का चेष्टा करेंगे। अफ़ीम खाकर अगर कोई पेशेंट
आता है जिसका पेट फूल जाता है गैस के कारण, तो क्रूपम मेडिसिन इसके अंदर कार्य करती है। अगर उदरमय के साथ में उसका पेट फूला रहता है तो कार्बोवेज नक्स वोमिका अधिक लाभदायक है। कब्ज के कारण, जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी लैट्रिन अगर उसके अंदर अटक जाती है, उसके कारण अगर उसका पेट फूलता है तो लाइकोपोडियम ओपियम कार्य करेगी। पेट में बहुत ज़्यादा अगर वायु इकट्ठा हो जाए, फ्लैटस हो जाए, तो उसके अंदर हम लोग एसिडोफिडा जो हींग से बनती है वो इस्तेमाल करते हैं। वायु अगर ऊपर या नीचे या किसी भी तरफ से अगर नहीं निकलती हो तो रेफनस स्टाइवा मेडिसिन कार्य करती है। जो कुछ भी वो खाता है अगर सभी कुछ उसका वायु के अंदर बदल जाता है तो कैलकेरिया कार्ब इसमें लाभदायक है। ओपियम के अंदर जो आंत की जो उसकी क्रिया है उसकी वजह से अगर वो मल नहीं निकाल पाता है, पेट के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण अगर डिस्टेंशन होता है, पेट फूलने की वजह से उसको सांस लेने में कष्ट होता है, पखाना और पेशाब अगर उसका कारण उसको तकलीफ़ होती है, इन लक्षणों के कारण अगर उसको दूसरी या तीसरी शक्ति के अंदर ओपियम अगर देते हैं, हर 20-25 मिनट के अंतराल पर देते हैं, तो इससे उसको आराम आता है। जो ज़्यादा अफ़ीम खाते हैं उनके अंदर भी ये लाभदायक है। बीमारी का तेज़ अवस्था के अंदर जो अफ़ीम के रोगी ना भी हों और अगर सिम्टम्स मिलते हों तो भी ये कार्य करती है। नक्स वोमिका के अंदर जब पखाने के वेग रहने पर भी पखाना नहीं होता है, मिचली आती है, पेट में दर्द होती है, पेट फूला हुआ रहता है, तो नक्स वोमिका कार्य करती है। लाइकोपोडियम के अंदर भी पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ये 30 to 100 में कार्य करती है। मुंह में पानी भर जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें उसको अगर आएँ, कब्जियत रहती है, पेट ढोल की तरह फूल जाता है, पेट जो है उसके अंदर पानी भरा हुआ लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। तो लाइकोपोडियम इसमें लाभदायक है। कार्बोवेज इसके अंदर 30 to 100 के अंदर जब पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बार बार उसको पखाना हो जाने पर भी उसका पेट फूला हुआ जो नहीं घटता है, वायु निकलने पर भी पेट का फूला हुआपन है वो नहीं घटता है, बहुत बार पखाना एकदम उसका बंद रहता है, पेट में दर्द होता है, भार हो जाता है, सांस लेने में भी उसको तकलीफ़ होती है, वो कोलैप्स कंडीशन में भी जा सकता है, समूचे शरीर के अंदर पसीना आता हो, तो कार्बोवेज कार्य करती है। चाइना इसके अंदर तब कार्य करती है जब पेट के नीचे ऊपर सब जगह पेट पूरा फूला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन होती है, वायु निकलने पर या पैखाना होने पर भी पेट का जो फूलापन है वो नहीं घटता है, बल्कि इससे तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। बीमारी अपनी इस अवस्था के अंदर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये कार्य करती है। कोकुलस इंडिका पेट के अंदर जब भयानक दर्द के साथ में तकलीफ़ होती है, नींद नहीं आती है, मिचली है, कै के साथ में उसका पेट फूलता है, पेट फूलने के वजह के साथ में उसके छाती पर दबाव आता है, जिससे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी कष्ट होता है। टेरिबिंथ जब पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और वह उस क्रम से बढ़ता जाता है, उसके साथ में उसका कई बार पेशाब भी रुक जाता है, अज्ञान भाव में जा सकता है, अनिच्छा भाव में रहता है, जीभ उसकी चमकीली लाल रंग की हो जाती है, तो ये दवा बीमारी की अंतिम अवस्था के अंदर लाभदायक है। और जो प्राय सब दवाइयाँ जो जिसमें पेट फूलना और सांस कष्ट है उससे लाभ ना हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है। बीमारी की अंतिम अवस्था के अंदर जब अधिक परिणाम के अंदर जलीय अंश भी निकल जाएं, हैजे के अंदर अगर माने, तो ये उसके कारण अगर पेट फूल रहा हो तो टेरिबिंथ बहुत अच्छा कार्य करती है। ये हैजे के अंदर प्रथम अवस्था के अंदर भी जब नोज़िया वॉमिटिंग है, पखाने के साथ में शरीर के जो जलीय अंग हैं वो जब ज़्यादा निकल जाते हैं, उसके कारण भी पेट फूलता हो तो ये कार्य करती है। इसके अंदर हम लोग चाइना और कोल्चिकम भी दे सकते हैं, उसके सिम्टम भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। टबैकम 30 to 100 के अंदर जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत पसीना आता है, उसको नाड़ी क्षीण हो जाती है, लोप हो जाती है, हिमांग की कंडीशन में वो चला जाता है, पेट में दर्द होता है, भयानक दर्द होगा, मिचली वामन उसको होता है, हिचकी बहुत ज़्यादा आएगी, इन सब लक्षणों के साथ में पेट फूले
तो टबैकम कार्य करती है। कैप्सिकम इसके अंदर जब पेट के अंदर जलन हो, उसके साथ में पेट के अंदर बहुत ज़्यादा फूल जाए, डिस्टेंशन हो, तो ये कार्य करेगी। कुपरम मैट के अंदर जब ऐंठन के साथ में पेट फूलता हो, कै आती हो, मिचली के साथ में बहुत ज़्यादा प्यास हो, सीने में दर्द हो, तो ये कार्य करती है। इसका फ़ायदा ना होने पर निकोटिनम कार्य करती है। बेलाडोना के अंदर पेट भी दर्द होता है, दर्द एकाएक आता है, एकाएक चला जाता है, पखाना बंद हो सकता है, उसके साथ में अगर पेट फूलता है तो बेलाडोना कार्य करती है। जेट्रोफा इसके अंदर 30 के अंदर तब इस्तेमाल होती है जब पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गड़गड़ की आवाज़ हो, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता हो। पीने के पानी के साथ में कुछ बूंदें आप नींबू की भी दे सकते हैं, नींबू को मिश्री के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं इसके अंदर। तल पेट पर ठंडे या गर्म पानी की पट्टी लगा सकते हैं। गेरुआ मिट्टी है घिसकर पेट पर, वो भी लगाएं, उससे भी पेट फूलना कई बार बंद हो जाता है। अच्छी तरह से जो आंतें हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन है, ये जो प्रतिक्रिया या जो ये अवस्था है, कभी कभी बुखार या इसके साथ में अतिसार बहुत ज़्यादा आ सकता है, ब्लड भी निकल सकता है। इसकी चिकित्सा भी हम लोग सिम्टोमेटिकली कर सकते हैं। पतले दस्त अगर साथ में डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के साथ में आते हैं तो हम कई बार चाइना है, एसिड फोस है, एलोज है, फॉस्फोरस है, क्रोटन टिग है, गम्बोजिया है और एकोनाइट इस्तेमाल करते हैं। अगर साथ में ब्लड आए तो हम लोग इपिकाक है, मर्क्यूरिस कोर है, एकोनाइट है, बेलाडोना है, रस्टॉक्स है और नाइट्रिक एसिड है, कोलोसिंथ है, वो सब इस्तेमाल करें तो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सब मेडिसिन आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दस्तों के साथ में खून आ रहा है, ब्लडी डायरिया सिम्टम है, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उसको स्टूल किस तरह से आ रहा है। ये देखना होगा कि स्टूल के बाहर की साइड में वो खून लगा हुआ है या पूरे स्टूल के अंदर मिक्स है, या जब धोने के टाइम में वो हम लोग धोते हैं उसको तो वो बाहर की साइड से रेक्टम की तरफ से वो खून लग रहा है। तो हमें ये अगर वो कारण पता लग जाएं तो उस हिसाब से हम लोग इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा करते हैं। खून है वो कई प्रकार का हो सकता है, गहरे लाल रंग का हो सकता है, ब्राइट कलर का हो सकता है, तारकोल की तरह काला हो सकता है। उस हिसाब से भी अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके अंदर जब हम लोग देते हैं तो सिरिनस मेडिसिन जो है उसके अंदर जो मांस धोए पानी की तरह का पतले लाल रंग का जो पखाना अगर आता है उसके अंदर आव मिली हुई होती है, रक्त ज़्यादा मिला हुआ होता है, पेट के अंदर जो दर्द है वो नाम मात्र भी नहीं रहता, तो ये कार्य करती है। रस्टॉक्स इसके अंदर जब थोड़ा हो या अधिक हो, बुखार हो, साथ में बेचैनी हो, मांस धोए हुए पानी की तरह का रंग का अगर दस्त आते हों तो रस्टॉक्स कार्य करती है। कार्बोवेज के अंदर जो ब्लडी डायरिया है उसके अंदर खूब परिणाम के अंदर खून आता है, उसका जो रंग होता है लाल है, चमकीला है, पेट का जो दर्द है वो भी रहता है, इसके अंदर पेट फूला हुआ रहता है। फेरमफॉस के अंदर जो 30 के अंदर इस्तेमाल होती है, ये कार्बोवेज का अगर लाभ ना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी जो ब्लड है वो रेड होता है, पर इसके अंदर जो होता है पेट दर्द नहीं रहता है। मर्क्यूरियल कोर के अंदर खून के जो दस्त आते हैं उनके साथ में पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कूथन होती है, मरोड़ जैसा होता है और उसके साथ में म्यूकस भी निकलता है। टेरिबिंथ के अंदर जो ब्लड आता है वो मांस धोए हुए पानी की तरह आता है, सड़े हुए मांस की तरह के दस्त आते हैं, इसके साथ में पेट फूला हुआ रहता है, अनिच्छा भाव भी रहता है। बैप्टीशिया के अंदर जो ब्लडी डायरिया आते हैं वो 30 पोटेंसी में तब इस्तेमाल होती है जब वेग उसका बहुत ज़्यादा आता हो लेकिन पेट में दर्द ज़रा भी नहीं रहता, पखाने के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है। एलुमिना इसके अंदर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल होती है जब पेट में दर्द बिल्कुल नहीं रहता, खून का जो रंग है वो थोड़ा लाल है, थोड़ा काला है, काली में लिया हुआ आता है, इसके अंदर खून के थक्के थक्के से भी जो रक्तस्राव है वो भी मिलता है। हेमोमिला क्या मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 30 के अंदर भी जब इसका रंग कालीमा लिए हुए हो, पेट के अंदर अकड़न रहती हो, साथ में अगर लाल रंग का खून आता हो तो मिलीफोलियम इस्तेमाल होती है।
पर मिलीफोलियम के अंदर दर्द नहीं रहती। इपिकाक के अंदर 30 के अंदर चमकीले लाल रंग का खून आता है। खून के साथ में जो दस्त हैं उसके साथ में भयानक उसको नोज़िया वॉमिटिंग रहता है। अमाशय के जो दस्त हैं उसका रक्त काला भी हो सकता है। फॉस्फोरस 30 जब पानी पीने के 10-15 मिनट के बाद में ही उसको नोज़िया वॉमिटिंग हो जाए, खून का पखाना आता हो, बेचैनी छटपटी बहुत ज़्यादा हो, मांस धोए पानी की तरह के अगर दस्त आते हों, दर्द नहीं हो, पेनलेस डायरिया हो, तो फॉस्फोरस कार्य करती है। लेकेसिस के अंदर जो खून का पखाना है उसके होने के बाद में जो मलद्वार के अंदर धक धक करता है, थ्रोम्बिंग उसके अंदर होती है, उसकी इस प्रकार की अगर तकलीफ़ हो, खून के अंदर जो सड़ी हुई बदबू रहती हो, तो ये कार्य करती है। नाइट्रिक एसिड 30 के अंदर 200 में जो खून का रंग है चमकीला लाल होता है, परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो दबाव बिल्कुल नहीं सह पाता वो, इसके साथ में उसको दस्त के साथ में सड़ी हुई बदबू भी रहती है। इलैप्स मेडिसिन जो है उसके अंदर खून का रंग है वो शाही की तरह काला हो सकता है, खूब पतला आता है, खून के में अंदर जो थक्के बदे हुए आते हैं, क्लॉट्स दिखते हैं। इसके अंदर नोज़िया वॉमिटिंग है, ठंडी ठंडी चीज़ वो सहन नहीं कर सकता है। क्रोटेलस मेडिसिन इसके अंदर 30 के अंदर जब खून पतला होता है, काले रंग का खून निकलता है, खून के अंदर इसके अंदर थक्का नहीं रहता, खून के अंदर इसके अंदर क्लोट्स नहीं जमते हैं, खून नहीं जमता है, खून का जो रंग है वो कॉफ़ी की तरह रह सकता है। आर्सेनिक मेडिसिन इसके अंदर 30-200 में इस्तेमाल होती है जब बहुत तकलीफ़ हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ में जो खूनी पखाना आता हो, खून पतला होता है, कालीमा लिया हुआ होता है और इसके अंदर भयानक बदबू भी रहती है। लेप्ट्रेंडा मेडिसिन इसके अंदर खून का रंग जो है वो काला है, पतला खून आता है इसके अंदर और दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कार्य करती है। जो भी मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।